आजकल जो नैब के जो मुकदमात हैं उसमें मुस्लिम लीग नून के भी लोग हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, पीटीआई के भी हैं। तो ये तमाम जमातें जो हैं ये पार्लियामेंट में भी हैं और आपसे पहले भी इस मसले पे बात होती रही है कि सिर्फ नैब को क्रिटिसाइज़ करते रहना जो है वो तो मसले का हल नहीं है। तो आप तो पार्लियामेंट के मेंबर हैं सारे और पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, तो जो आपके शिकवे शिकायतें हैं तो वो आप कानून साजी के ज़रिए वो दूर क्यों नहीं कर लेते? अब आपके पास एक ऑप्शन है। जी देखिए, इसमें हमारी हुकूमत के साथ मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई हैं। लॉ मिनिस्टर जो इनके हैं उन्होंने अपोजिशन के साथ मीटिंग्स की हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है अभी इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका। चूँकि हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि नैब के अंदर कुछ सुकम ऐसा ज़रूर रहना चाहिए या उसके कानून को इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए कि जिससे कोई इंतकामी कार्रवाई अगर कहीं की जाती है तो उसका तमाम इम्कान ख़त्म हो जाए। अभी तक तो नैब को आप ये कह सकते हैं कि ये एन अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है। पीएमएलएन के ख़िलाफ़ एका दुक्का कोई वो पकड़ लेते हैं इधर उधर से, लेकिन उनकी सारी जो मेन फोकस रहा है वो पीएमएलएन के ख़िलाफ़ रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इलेक्शन से पहले आपने सुना होगा कि टीवी के ऊपर कितनी ब्रेकिंग न्यूज़ चली थी कि नवाज शरीफ ने $4 अरब इंडिया को मुंतकिल कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए। एक पूरे उस पर टॉक शोज हो गए, एक पूरा नैरेटिव बनाया गया ये साबित करने के लिए कि नवाज शरीफ की तमाम हमदर्दी इंडिया के साथ है, पीएमएलएन जो है गद्दारों की जमात है। इतना शोर मचा इलेक्शनों में जिसका मकसद था कि इलेक्शनों में हमारी स्टैंडिंग को ख़राब किया जाए। अगले दिन डीजी नैब को प्रेस में एक कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि जी वो जो आप इंक्वायरी कर रहे थे उसका क्या बना? तो खामोशी से उन्होंने कह दिया जी वो तो हमने फाइल कर दी है। अब आप ये देखिए कि क्या कोई इस बात का जवाब देने वाला है? क्या कोई कौम को ये बात बता सकता है कि जिस शोर और गुल के साथ आपने वो इंक्वायरी शुरू की थी, उसी शोर और गुल के साथ आप ये बताते कि वो बेबुनियाद थी, वो झूठी थी, हमें उसके अंदर कोई चीज़ नहीं मिली, आप इज्जत बहाल करें? क्या आपने जो एमएनए के कैंडिडेट थे हमारे यहाँ रावलपिंडी से, राजा कमर साहब, उनके 8 महीने जो ज़ाये किए, जिस तरह उनको बेगुनाह पकड़ के अंदर रखा गया, उनका इलेक्शन ख़राब किया, उसकी कोई जवाब दे सकता है? क्या हमारे दूसरे जो लोग हैं, आप शहबाज शरीफ साहब की मिसाल ले लीजिए, कितना रगड़ा गया, उसके बाद अदालत हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसले किए? उन्होंने कहा जी कोई चीज़ इसके अंदर नहीं है। लेकिन आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इंतकामी कार्रवाई करने के लिए भरपूर इस्तेमाल किया। फिर ये एक नहीं है, इस वक्त लातादाद लोग वहाँ पे कई कई साल से, मैं सुन के हैरान रह गया कि ऐसे ऐसे गरीब लोग भी वहाँ जेलों के अंदर पड़े हैं कि जिनके रिश्तेदार घर से उनकी मुलाकात करने के पैसे नहीं रखते और बेबुनियाद केसेस हैं जिनके अंदर वो घिसे हुए हैं, वो फंसे हुए हैं। तो ये एक ज़रूरत है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये हुकूमत का फर्ज है। तो आप ये मानते हैं कि नैब सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, सिर्फ सियासतदानों के साथ ज्यादती नहीं कर रही, आम लोग जो हैं, आम सरकारी मुलाजिम, उनको भी पकड़ा हुआ है? जी जी बिल्कुल। और इस वक्त उनकी तादाद ज्यादा है। जी जी। और इस वक्त जो एक माहौल बन गया है वो माहौल ऐसा है कि आप किसी हुकूमत के दफ्तर में किसी सरकारी अफसर से 10 रुपए का कोई फैसला नहीं करा सकते। वो कहते हैं जनाब हमारी 40-50 लाख जो कोई पेंशन बनेगी वो हम कल को नैब और सुप्रीम कोर्ट के सामने वकील करने के लिए तो नहीं खर्च कर सकते। कॉस्ट ऑफ डूइंग वर्क इज 100 टाइम्स ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ नॉट डूइंग वर्क। जो अफसर फैसला करेगा, जो अफसर काम करेगा, उसके लिए ज्यादा खतरा है बनिस्बत उस अफसर के जो किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। सारे ऐसा साहब, सारे अफसर जो हैं उनको आप डरपोक या बुज़दिल तो नहीं कह सकते। नहीं, देखिए ना, ये अडियाला जेल के 2 अफसर हैं, मंसूर अकबर, मलक लियाकत अली, उनको कहा गया कि कैदी को जरा टाइट करो, उन्होंने इनकार किया, उनकी छुट्टी होगी। नहीं ये बात नहीं है, ये एक और इस तरह के अफसर भी तो हैं, बिल्कुल हैं और बहुत अच्छे अफसरान हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये काम करने वाले अफसरों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है ना। वो काम करते हैं, वो फैसले करते हैं और आप कल को उनके सही फैसलों को भी बिला वजह उन्हें तंग करने के लिए एक खाली कागज पे, अभी यहाँ पे कोई खाली कागज पे दरखास्त लिख दे मेरे खिलाफ, आपके खिलाफ, कि जी मेरे इल्म में इन्होंने इतने अरब का गबन किया है और मुल्क को नुकसान पहुंचाया, नीचे मुहिब वतन पाकिस्तानी, आपके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैं मुर्जा वहाब साहब, मैं पार्लियामेंट के किरदार की बात कर रहा हूँ। तो ये जो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जेलों में बहुत से ऐसे नैब के मुलजमान हैं जो गरीब लोग हैं, बेगुनाह हैं, छोटे दर्जे के सरकारी मुलाजमीन हैं और उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, उनको वैसे ही जेल में रखा हुआ है। तो
पार्लियामेंट का भी तो कोई किरदार होना चाहिए ना। अब तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कौमी असम्बली की ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन बन गए हैं, तो या क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि वो लाहौर की कैंप जेल में जाएं, कोट लखपत जेल में जाएं, अडयाला जेल में जाएं, पूरा कमेटी के लोगों को साथ लेके जाएं, सिंध की जेलों में जाएं और जाके सिर्फ सियासतदानों से मुलाकात ना करें, बाकी लोगों से भी मुलाकात करें और उनसे जाके पूछें भाई आपके साथ क्या हुआ है। ये ऐसा लगता है कि जो है ना सियासतदान जो है वो सिर्फ एक दूसरे के बारे में ही बात करते रहते हैं, जनाब कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। आम लोग जो है नैब के मुलजमान में ज्यादा तादाद सरकारी मुलाजमीन की है, उनकी कोई बात ही नहीं करता। मीर साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया कि असल किरदार मेरे हिसाब से है ही पार्लियामान का, और अनफॉर्चुनेट है कि माजी में पार्लियामान उस तरीके से इन तमाम इशूज़ को एड्रेस नहीं कर पाया। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिवैम्प करने की ज़रूरत है। ये नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है, 2014 से चीज़ पेंडिंग है, लेकिन आज 5-6 साल गुजर जाने के बाद भी नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर उस तरीके से अमल दरामद अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई। जो एहसन इकबाल साहब ने बात की कि कॉस्ट ऑफ डूइंग वर्क इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल, और मैं समझता हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो अफसरान हों, आपके जो सियासी लोग हों, इस वक्त वो काम करते हुए घबराते हैं, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा है कि अगर आपने फ़ाइल पर दस्तखत कर दिया तो आपने सही किया हो, ईमानदारी के साथ किया हो, जाफशानी के साथ काम किया हो, लेकिन कोई इस तरह की फ्रिवलेस दरख्वास्त दायर करेगा और आपके ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी। तो हर जो इज़्ज़तदार आदमी है वो ये बिल्कुल सोचता है कि यार मैं ऐसा करता हूँ कि काम ही नहीं करता ताकि कल को मैं इन तमाम चीज़ों से बच पाऊँ। और मैं समझता हूँ असल जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुँचा रहा है वो यही इशू है। मैं समझता हूँ कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सिस्टम ऐसा बनाएं कि लोगों को हम इनकरेज कर सकें कि वो काम करें, और काम करने के बाद सरकार उनको प्रोटेक्ट भी करे। इसमें जो लोग प्रोसेस में मलाइन होते हैं, हरास होते हैं, वो बिल्कुल गलत है। मैं एक मिसाल आपके सामने पेश करना चाहूँगा। आसिफ सईद खोसा साहब ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की एक फुल बेंच जजमेंट दी, और उस जजमेंट के अंदर उन्होंने पार्लियामान को एक रिक्वेस्ट भेजी कि जो नैब का कानून है उसके अंदर बेल की प्रोविज़न नहीं है और ये आइन से मुतसादिम चीज़ है, ये गलत है। और हम पार्लियामान को ये गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर पार्लियामान इस चीज़ को अप्रोप्रिएट समझता है तो इसके ऊपर लेजिस्लेट करे और आपकी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स को बेल देने की पावर दे। मैं समझता हूँ ये 1 साल से ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की एक डायरेक्शन, एक रिक्वेस्ट पार्लियामान के पास आई हुई है, बट अनफॉर्चुनेटली पार्लियामान ने उस तरीके से अपना किरदार इसके ऊपर नहीं अदा किया। मैं समझता हूँ कि अगर पार्लियामान सिर्फ नैब के इश्यूज़ को एड्रेस करने का एक प्रोसेस स्टार्ट कर दे, जो कि सिर्फ मैं समझता हूँ सियासतदानों को या ब्यूरोक्रेट नहीं बल्कि एक आम पाकिस्तानी को भी अफेक्ट कर रही है, इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए अगर 2 चीज़ों पर काम कर लिया जाए। ए कि आपका जो ट्रायल कोर्ट है, जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, उसके पास इख्तियार होना चाहिए बेल देने का, क्योंकि अमीर साहब जो शख्स मर्डर करता है, जिसके ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम है, जिसके ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है, उसको तो अदालत से बेल मिल जाती है, लेकिन जिस शख्स के ऊपर नैब इल्ज़ाम लगाती है उसके ऊपर बेल का कोई इख्तियार नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मैं समझता हूँ कि दुनिया भर के अंदर एक मुसल्लमा उसूल ये है कि अ मैन इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, और नंबर 2 ये कि जो इल्ज़ाम लगाता है उसकी जिम्मेदारी है इल्ज़ाम साबित करना। नैब के कानून में ये प्रिजम्पशन उलट है, ये साबित नैब को नहीं करना कि किसी शख्स ने करप्शन की है कि नहीं की, हर शख्स को अपनी बेगुनाही को खुद साबित करना पड़ता है। और प्रिजम्पशन ये है कि हम पहले आपको अरेस्ट कर लेंगे इंक्वायरी स्टेज पे, उसके बाद अपनी बेगुनाही आप साबित करते रहें। ऐसी आपको बेशुमार मिसालें मिलेंगी। डॉक्टर आसिम ले लें, तो आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को कानून साजी करनी चाहिए। इसमें मैं समझता हूँ पार्लियामान का बुनियादी काम है ये जी। मैं सिर्फ गुजारिश जरूर ऐड करना चाहूंगा, मेरे जो चेयरमैन नैब हैं एक चीज में उनका फर्ज है कि चेयरमैन नैब एक बहुत सीनियर जज, और वो एक ऐसे निज़ाम के ऊपर बैठे हैं कि जो मुशर्रफ दौर में किया गया था। उनको चाहिए कि बजाय उसी सिस्टम से पूछें, वो इस वक्त पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को बुलाएं, पाकिस्तान के लॉयर्स को बुलाएं। वो क्यों बुलाएं? नहीं, पार्लियामेंट क्यों नहीं करती काम? हम तो करेंगे ना, लेकिन वो भी देखें कि उनके निज़ाम से, उनके इदारे से लोगों को क्या शिकायत। अच्छा क्यानी साहब, अब आज अलीम खान साहब जो हैं उनकी भी रिमांड में एक्सटेंशन हो गई है। एक्सटेंशन होती रहती है, साफ पता चलता है कि जब आप किसी मुलजम का रिमांड जो है उसमें एक्सटेंशन लेते जाते हैं, इसका मतलब है आपके पास कुछ भी नहीं है। यही शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ, यही अलीम खान साहब के साथ हुआ। तो क्या पार्लियामेंट जो है वो नए कानून के जरिए लोगों को इस किस्म के जुल्म से निजात नहीं दिला सकती? देखिए, पहले तो हामिद मीर साहब माजरत के साथ मेरे भाई बैठे हुए हैं, दोनों पार्टियां बड़ी पुरानी पार्टियां हैं, और नैब की इस चक्की में से इन्होंने सबको गुजारा है। हाँ। इसमें तो कोई शक दूसरी राय नहीं है।
इन्होंने पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी इनके पास थी, हमारे पास तो 1/3 मेजॉरिटी है। इन्होंने इस हद तक उसको इस्तेमाल किया पार्लियामेंट के अपने चेयरमैन को उन्होंने परमानेंट करने के लिए कि ये आइंदा के लिए पार्टी के लीडर रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वो करवा लिया। लेकिन उस वक्त भी आम आदमी जेल में पिस रहा था, उसके बारे में नहीं किसी ने सोचा। उस वक्त भी इनोसेंट, मेजॉरिटी इनोसेंट लोगों की वाकई जेलों में है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तब नहीं सोचा। मैं कोई क्रिटिसाइज करने की बात नहीं कर रहा। आज भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी ये इनके जो वकील हैं, इनके जो हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं, कुछ ड्राफ्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, हम चाहते हैं। लेकिन इतना लंबा दौर जिसमें लोग इस जलालत से गुजरे, इस तकलीफ से गुजरे, इस परेशानी से गुजरे, क्या उस वक्त इनको अपनी सियासत के अलावा लोगों की और पब्लिक एट लार्ज की कोई एहसास नहीं था कि ये एक कानून वो है जो लोगों को फंदे? कोई मसला नहीं है, तसल्ली रखें, हम तो गुजर गए हैं, आप लोगों की बारी है। मैंने तो आपकी बारी में इसीलिए गुजारिश कर रहा हूं, हमारी बारी है। लेकिन आज आप तकलीफ में ज्यादा हैं। आज आपके केसेस पुराने, सुने ना जी, आपके केसेस पुराने हमसे पहले के बने हुए हैं। आपकी जो चेयरमैन लगे हैं वो आपकी चॉइस है, लॉ आपने ठीक ठाक करके टका के बनाए हैं, तो लिहाजा अब गिले शिकवे तो जाहिर है आपने करने हैं। हमें तो 6 महीने 7 महीने हुए हैं और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि इसमें, मैं बिलीव करता हूं कि इससे लोगों की तजलील नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसी चीज़ का अफसोस होता है कि जब आप हमसे ज़्यादा मेजॉरिटी में थे, जब आपके पास ये इख्तियार था, तो क्या आप उस वक्त आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल नहीं आया? 40-30 साल से करना चाहिए था। आज हम बिल्कुल कर रहे हैं और हम इनको बिल्कुल ऑन बोर्ड भी लेना चाहते हैं। लेकिन हामिद मीर साहब, लेकिन फिर भी ये इनको अपने गिरबान में जरूर देखना चाहिए कि ये ठीक बात नहीं। इस पे मुर्जा आप सब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं मीर साहब बड़े एहतराम के साथ, जो एहसन इकबाल साहब ने बात कही, मेरे सीनियर हैं वो, कि जी चेयरमैन नैब को इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यही प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम की। देखिए, लेजिस्लेशन पार्लियामान का काम है, लॉज को बेहतर बनाना पार्लियामान का काम है। ये हमें जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए, और स्पेशली जब सुप्रीम कोर्ट खुद ये डायरेक्शन दे चुकी है, ये गुजारिश कर चुकी है पार्लियामान को, तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को फ़ौरन एड्रेस करने के लिए अगर हम कानून साजी करेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। हमने माजी में अपनी अथॉरिटी को खुद एरोड किया बाय आस्किंग अदर इंस्टीट्यूशंस टू इंटरवीन।